नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अगले साल के विधानसभा चुनावों की भाजपा रणनीति का खुलासा हो गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक में भाजपा ने जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, वे रणनीति का ताना बाना है। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने पिछड़ी जाति के केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया है। पंजाब में कमान दलित समुदाय के विजय सांपला को दी है। कर्नाटक में लिंगायत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कमान मिली है। इन तीनों नियुक्तियों का अर्थ है कि भाजपा बुनियादी तौर पर जात की राजनीति पर चुनाव में उतरेगी। हिंदुत्व, विकास और साफ सुथरी इमेज की बजाय अपने बूते जात वोट के प्रतिनिधि चेहरों से भाजपा तैयारी करेगी। येदियुरप्पा के साथ पुरानी बदनामी है, मगर उनका लिंगायत आधार उनकी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की जात राजनीति में भाजपा ने पिछड़ों के उन 3-4% वोटों का चेहरा चुना है जिसका कोई स्थापित नेता अभी नहीं है। यूं केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद और संघ की पृष्ठभूमि लिए भी है। उस नाते पूर्वी उत्तर प्रदेश और मंदिर राजनीति के एजेंडे में केशव प्रसाद अपने को स्थापित कर सकते हैं, मगर वरुण गांधी, महंत आदित्यनाथ, मनोज सिन्हा, विनय कटियार, कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह जैसे स्थापित और पुराने चेहरों का उत्तर प्रदेश में जो मतलब है, वैसा क्या केशव प्रसाद का बनेगा? संभव है चुनाव से एन पहले मुख्यमंत्री के नाते भाजपा किसी और चेहरे को प्रोजेक्ट करे, मगर ऐसा कर्नाटक में नहीं हो सकता है। येदियुरप्पा के अध्यक्ष के साथ अपने आप भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चर्चित होंगे। नरेंद्र मोदी के बजाय भाजपा अब छत्रप और जात राजनीति पर भी ध्यान दे रही है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। 5 सूबों में बीजेपी के सूबाई सुदूर की तकरूरी के बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी हुकूमत में रद्दोबदल की कयासाराइयां शुरू हो चुकी है। यह रद्दोबदल कब होगा, इस बारे में किसी को पक्का पता नहीं है, लेकिन काबीना सेक्रेटरिएट और पीएमओ की हलचल से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जून में वजीर आजम मोदी अपनी हुकूमत में पहली बड़ी तब्दीली कर सकते हैं। हालांकि खुद मोदी ने कहा हुआ है कि जब वो रद्दोबदल करेंगे तो किसी को इसकी भनक नहीं लगेगी, लेकिन उनकी पार्टी के कई रहनुमा रद्दोबदल की खबर सूंघ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 सूबों में मरकजी बुजुर्ग को सूबाई सदर बनाया गया है। इनमें से राव साहिब दानवे ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि विजय सांपला और सर्बानंद सोनोवाल वजीर बने हुए हैं। जराये के मुताबिक 5 सूबों में इंतखाबात के बाद इनका इस्तीफा होगा। अगर असम में बीजेपी जीतती है तो सोनोवाल की जगह नया वजीर बनेगा, वरना वो बने रहेंगे। जबकि महाराष्ट्र और पंजाब से नए चेहरे हुकूमत में लाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश से अभी 1 दर्जन वजीर हैं। इनकी तादाद में इजाफा मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तब्दीली हो सकती है। पसमानदा बिरादरी का सदर बनाए जाने से आला वुज़रा ने राहत की सांस ली है। बिहार और झारखंड में सूबाई सुदूर का फैसला होना है, उसी बुनियाद पर काबीना में रद्दोबदल का फैसला होगा। बिहार से बीजेपी के 5 वुज़रा में से 2 के महकमे बदले जाने और 1 को तंजीम में भेजे जाने की बहस है। झारखंड में अगर कबायली सूबाई सदर बना तो कोई आला बिरादरी का चेहरा हुकूमत में शामिल होगा। नीतीश कुमार के पॉलिसी साज प्रशांत किशोर को लेकर एक वक्त कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के मन में बड़ा शको शोबा था। आम इंतखाबात के बाद जब प्रशांत किशोर ने किसी जरिए उनसे मुलाकात की कोशिश की तो उन्होंने शक का इजहार करते हुए कहा था कि आखिर बीजेपी का इतना करीबी आदमी कांग्रेस के साथ क्यों आना चाहता है। लेकिन 2 साल में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। प्रशांत किशोर न सिर्फ 2 सूबों में कांग्रेस का इंतखाबी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि सूबों में सूबाई सुदूर का फैसला भी उनके मशवरे से होगा। कांग्रेस के माहिरीन जराये के मुताबिक सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सदर की तकरूरी होगी। बीजेपी के पसमानदा सदर की काट के तौर पर कांग्रेस में किसी पसमानदा रहनुमा को सदर बनाने की बहस थी, लेकिन प्रशांत किशोर चाहते हैं कि कोई ब्राह्मण सदर बने। इसी तरह कहा जा रहा है कि गुजरात के सदर या कारगुजार सदर के बारे में फैसला भी प्रशांत किशोर कराएंगे। कांग्रेस के जराये के मुताबिक उन्होंने गुजरात में रहकर कई साल नरेंद्र मोदी के लिए काम किया है, इसलिए वो कांग्रेस की कमजोरी और ताकत को बेहतर जानते हैं। गौरतलब है कि गुजरात कांग्रेस के सदर तुषार चौधरी की सेहत ठीक नहीं है। आइंदा साल जिन सूबों में इंतखाबात होने हैं उनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा भी हैं। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सदर बनाती है तो उत्तराखंड में तब्दीली होगी। हिमाचल प्रदेश और गोवा में भी प्रशांत किशोर के मशवरे से ही नए सदर की तकर्रुरी होगी। साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश भले अब कांग्रेस वॉर रूम में नहीं बैठते हैं या राहुल के बयान उनके लैपटॉप पर तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में खासकर राहुल गांधी के पास उनकी जरूरत बनी हुई है।
तभी कहा जा रहा है कि कर्नाटक के रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद वो वहां से एवाने बाला में आएंगे। अभी वो आंध्र प्रदेश से एवाने बाला के रुक नहीं, कर्नाटक से एवाने बाला की 4 सीटें खाली हो रही है, जिसमें से कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी। एक सीट ऑस्कर फर्नांडिस की है और कहा जा रहा है कि दूसरी सीट से जयराम रमेश एवाने बाला में भेजे जाएंगे। तीसरी सीट बीजेपी को मिलेगी और चौथी सीट पर 40 अराकीन असेंबली वाली जेडीएस का दावा है, लेकिन उसे 5 वोट कम पड़ रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि पार्टी के दीगर 2 सीनियर रहनुमाओं कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। नामजद कोटे से 6 साल एवाने बाला में रहे मणिशंकर अय्यर के लिए भी कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है कि सिब्बल किसी तरह से उत्तराखंड या बिहार में जुगाड़ लगाने में जुटे हैं, जबकि तमिलनाडु के दोनों रहनुमा चिदम्बरम और अय्यर उम्मीद छोड़े हुए हैं। हालांकि दोनों एवाने बाला की उम्मीद में हैं। तभी अय्यर ने रिटायर होने के बाद दी गई पार्टी में कहा कि उनका एवाने बाला में आना इस बात पर मुनहसिर है कि सोनिया गांधी उन्हें कितना याद रखती हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। उत्तराखंड में सदारती राज के निफाज के फैसले को चैलेंज देने वाली हरीश रावत की अर्जी पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि गवर्नर मरकजी हुकूमत का एजेंट नहीं होता है। चीफ जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि इमरजेंसी ताकतों का इस्तेमाल खास हालात में ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस जोसेफ ने यह भी कहा कि सूबे के मामलों में दखल अंदाजी को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। जज ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या आप जमहूरी तरीके से मुंतखब की गई हुकूमत को उसकी मियाद के 5वें साल में गिरा सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में गवर्नर को फैसला करने की आखिरी ताकत होती है, वो मरकजी हुकूमत का एजेंट नहीं होता है और गवर्नर ने ऐवान में अक्सरियत साबित कराने का फैसला किया था। गौरतलब है कि हरीश रावत हुकूमत को अक्सरियत साबित करने के लिए दी गई वक्त की मियाद से 1 दिन पहले ही मरकजी हुकूमत ने सूबे में आईनी निजाम नाकाम होने के नाम पर सदारती राज का निफाज कर दिया था। उत्तराखंड में सदारती राज के निफाज के फैसले को चैलेंज देने वाली मफाद आम्मा पर अदालत उज़्मा समाअत करेगी। अदालत उज़्मा ने समाअत के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया और उल्टा अर्जी दाखिल करने वाले पर सवाल उठाए। अदालत उज़्मा ने कहा कि सियासी हालात से अदालत का कोई लेना देना नहीं है, अगर आईनी मामला होगा तो समाअत की जाएगी। अदालत उज़्मा के वकील ML शर्मा ने ये अपील दायर की थी। उनकी अपील पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने पूछा कि वो किस तरह से उत्तराखंड के वाक़ये से मुतासिर हैं। उत्तराखंड में सदारती राज के निफाज के फैसले को चैलेंज देने वाली मफाद आम्मा पर अदालत उज़्मा समाअत नहीं करेगा। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने चीन के अपने हम मुनसब वांग यी के साथ मज़ाकरात में खूंखार दहशतगर्द तंजीम और जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का मसला उठाया। सुषमा ने दोनों ममालिक के रिश्तों से जुड़े तमाम इश्यूज के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अजहर पर पाबंदी के लिए लाई गई तजवीज़ को वीटो करके रुकवाने के चीन के फैसले का इश्यू उठाया। उन्होंने इस पर मुखालफत दर्ज करवाते हुए कहा कि हिंदुस्तान और चीन को दहशतगर्दी के मसले पर ताउन करना चाहिए। मॉस्को में रूस, हिंदुस्तान, चीन के वज़राए खारजा की बातचीत से अलग मुज़ाकरात के दौरान सुषमा स्वराज ने पुरजोर तरीके से ये मामला उठाया। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अजहर के खिलाफ तजवीज आई थी, जिसे चीन ने यह कहते हुए रुकवा दिया था कि ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तय उसूलों को पूरा नहीं करता है। गुजरात में रिजर्वेशन के लिए तहरीक कर रहे पटेल ग्रुपों की तरफ से दिए गए गुजरात बंद का मिला जुला असर नजर आया। सूबे के ज्यादा इलाकों में बंद का असर मामूली था। पटेलों के असर वाले इलाकों में बंद असरदार रहा। कल मेहसाणा से इस तहरीक की अजसरे नो शुरुआत हुई थी, लेकिन वहाँ भी बंद का मिला जुला असर रहा। मेहसाणा से पुलिस ने कर्फ्यू भी हटा लिया है। बंद के बावजूद स्कूल और कॉलेज खुले रहे। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस ने हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए हैं। अहमदाबाद, सूरत, मेहसाणा और राजकोट में आज रात 12 बजे तक मोबाइल और इंटरनेट सहूलियात बंद रखी गई हैं। इसी बीच पटेल तहरीक से जुड़े भवीन पटेल ने खुदकुशी कर ली है। सूरत के पुना गांव के रहने वाले पटेल ने कल रात जहर खाकर खुदकुशी की। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और ऐवान बाला के रुकन विजय गोयल ने दिल्ली में आलूदगी कम करने के लिए ऑड इवन नंबर की गाड़ियों को मुख्तलिफ दिन चलाने के मंसूबे की आज खिलाफ वर्जी की। हालांकि उससे पहले गांधीगिरी करते हुए दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट गोपाल राय ने उन्हें हदिये में गुलाब दिया और इस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने को कहा, लेकिन उसे ठुकरा कर गोयल ने कानून तोड़कर इसके तय अपनी मुखालफत दर्ज कराई। पुलिस ने उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। 4 दिन की छुट्टियों के बाद आज पहले कामकाजी दिन इस कानून का इम्तिहान था। आज खुद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एक वजीर के साथ गाड़ी साझा की। साथ ही उन्होंने प्राइवेट टैक्सी सहूलियात देने वाली कंपनियों को वाज़ेह करते हुए कहा कि वो इस मौके का फायदा उठाकर किराया न बढ़ाएं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक तीनों भाजपा की चुनावी साख के निर्णायक प्रदेश होंगे। इन तीन में लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन भाजपा की जरूरत है। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने येदियुरप्पा को चुना है तो यूपी में पिछड़ी जाति के वोट का कार्ड खेला है। पर यूपी में ऐसा करते हुए भाजपा क्या फॉरवर्ड वोटों का साथ बना सकेगी? इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। बीजेपी ने 5 सूबों में नए सुदूर की तकरूरी की है और आइंदा कुछ दिनों में 3 मजीद सूबों में सुदूर की तकरूरी होने वाली है। इन तकरूरियों से बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली का खुलासा हुआ है। बीजेपी पसमानदा और दलित वोटों को जहन में रखकर अपने इंतखाबी दांव चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के रहनुमा मुतवस्सित तबका और आला बिरादरियों को अपना यकीनी वोट मान रहे हैं और इसलिए उस ग्रुप पर ध्यान दिया जा रहा है जिसकी अभी पार्टी से दूरी नजर आ रही है। इसी हिकमत अमली के तहत बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को सदर बनाया है। उनके जरिए बीजेपी को गैर यादव पसमानदा वोट अपने पाले में करने हैं। बीजेपी को पता है कि यादव वोट सपा के साथ जाएंगे। बिहार के तजर्बे से बीजेपी को ये सीख मिली है। उसने बिहार में बड़ी कोशिश की लेकिन आखिरकार यादव वोट लालू प्रसाद के साथ गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में उनका वोट मुलायम सिंह के साथ जाएगा। ऐसे ही दलित वोटों का बड़ा हिस्सा मायावती के साथ जाएगा। मुस्लिम वोटर हिकमत से वोट करेंगे और उनका वोट उसी को मिलेगा जो बीजेपी को हरा रहा होगा। अब बचे आला तबके और गैर यादव पसमानदा बिरादरियों के वोट। इसलिए बीजेपी ने गैर पसमानदा बिरादरियों में से एक नौजवान रहनुमा चुनकर सदर बनाया है और उम्मीद कर रही है कि आला बिरादरी के वोट खुद ब खुद उसे मिलेंगे। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य का सवाल है तो वो अपने आप में काबिल रहनुमा हैं। वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं और इस नाते पोलराइजेशन कराने वाले इश्यू पर यकीनी तौर से सियासत कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी शबीह दबंग और कारकुनान के साथ जुड़े रहनुमा की है। मोदी लहर में ही सही लेकिन वो फूलपुर सीट से जीते हैं जो किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। वैसे भी पार्टी सूर्य प्रताप शाही और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के तौर पर आला बिरादरी के सुदूर के कामकाज को देख चुकी है जिसमें उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह पार्टी ने पंजाब में दलित वोटों पर फोकस किया है। मरकजी वजीर विजय सांपला को सदर बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि पंजाब में किसी भी दूसरी रियासत के मुकाबले ज्यादा दलित वोटर हैं। सांपला को बीजेपी ने मरकजी वजीर बनाए रखते हुए सूबे की कमान सौंपी है। वो अगर दलित वोट जोड़ते हैं तो वो फायदे की बात होगी और इसका पैगाम दूसरे सूबों में भी जाएगा। बीजेपी ने सबसे बड़ा फैसला कर्नाटक में लिंगायत रहनुमा और साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा को सदर बनाने का किया। येदियुरप्पा पर कई इल्जामात आए थे जिसमें कुछ मुकदमे बंद हो चुके हैं और कुछ में अभी तफ्तीश चल रही है। लेकिन लिंगायत वोटों पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि पार्टी ने उनको सूबे की कमान सौंपी। जाहिर है कि बीजेपी ने सूबाई इलाकाइयों के अंदाज में जाती तनासुब को जोड़ने की कोशिश की है। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी इसका फैसला इंतखाबी नताइज से होगा। 5 सूबों में बीजेपी के नए सुदूर की तकरूरी से यह भी साफ हुआ है कि मोदी हुकूमत की कामयाबियां, उनकी लहर और पोलराइजेशन कराने वाले इश्यूज अपनी जगह हैं, लेकिन जात बिरादरी का तनासुब बनाना अव्वलियत है। बीजेपी को ये सबक भी बिहार से मिला है जहां उसने मुश्तरका क़यादत में सबको साथ लेने की सियासत की, जबकि आरजेडी और जेडीयू ने पसमानदा बिरादरियों को अपने पाले में कराया। बीजेपी भी इसी रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपा की आगे की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। विधानसभा के मौजूदा चुनावों और अगले साल के चुनावों को ध्यान में रखकर भाजपा की लीडरशिप ने जो किया है उससे पार्टी जमीन पर उतरती लगती है। नरेंद्र मोदी के करिश्मे और वोट के अलावा भाजपा को प्रदेशवार जाति समीकरण बनाने की चिंता है। हिंदुत्व के बजाय जात एंगल आगे हो रहा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, भाजपा ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक आदि के जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं उससे क्या लगता है कि वो इन प्रदेशों में चुनाव के वक्त जाति की ही राजनीति ज्यादा करेगी? देखिए व्यास जी, जब कोई लहर ना हो तो फिर सामाजिक समीकरण फिट करना मजबूरी होता है किसी भी पार्टी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में उनको मालूम है कि जो अगड़े हैं, जब भी अगड़े के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश में भाजपा कभी भी विधानसभा चुनाव में नहीं जीती। आप 91 में देखेंगे तो कल्याण सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो बैकवर्ड थे, बीजेपी का स्पष्ट बहुमत है, राम लहर भी कह सकते हैं आप उसे। फिर 93 में चुनाव हुआ
तब भी जो है कल्याण सिंह के नेतृत्व में 176 सीटें आई। फिर 96 में चुनाव हुआ, उसमें भी 176 सीटें कल्याण सिंह के नेतृत्व में आई। फिर 2002 में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रालोद के गठबंधन के साथ हुआ तो दोनों मिलकर 102 सीट पर सिमट गए। उसके बाद 2000 अगले चुनाव में भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, शायद कल्याण सिंह छोड़ गए थे, फिर आ गए थे, वो बात नहीं बनी। फिर 2012 में भी इनकी बात नहीं बनी। तो अब इनको समझ में आता है कि जो सामाजिक समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं यूपी में बैकवर्ड को बनाना उनकी मजबूरी है। नहीं, लेकिन यूपी के साथ में और भी बड़े लिंगायत का, येदुरप्पा का कर्नाटक वाला मामला हो या पंजाब में दलित अध्यक्ष बनाने का मामला हो, तो एक तरह से बुनियादी तौर पे नरेंद्र मोदी की इमेज, नरेंद्र मोदी का ब्रांड या काम और अच्छे विकास, इन बातों के बजाय उस पर फोकस आने से फिर वो सर्वजन वाली बात खत्म नहीं होगी। नहीं, सर्वजन तो वो ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा, जैसे अगर आप सर्वजन, मायावती अगर सर्वजन की बात करती है तो दलित नहीं, तो मायावती दलित और मुस्लिम और आगे फॉरवर्ड की जाति करेगी, वो राजनीति करेगी, वो अपना वोट बैंक मानती है। तो बीजेपी क्यों ना अगड़ों को अपना वोट बैंक मान के चले और उसको प्लस करे। नहीं तो अगड़े कोर है तो अगड़े का वो नेतृत्व तो अगड़े के पास नहीं होगा, नेतृत्व आप पिछड़ों को देंगे और कोर अपने अगड़े का मानेंगे। नहीं, अगड़ों को नेतृत्व भी देंगे, लेकिन अभी चुनाव में अगड़ों को ऐसा कहां है कि नेतृत्व नहीं दे रहे। ये पहला एक दलित जो जिसको बनाया, पंजाब की आपने बात की, क्योंकि पंजाब में आपकी मजबूरी है, पंजाब में आप मुख्य पार्टी नहीं है, पंजाब में मुख्य पार्टी अकाली दल है, आप उसके सहयोगी हैं। तो वहां विजय सापला को आपने बनाया, सोचा आपने कोई भी पार्टी लगाएगी, इससे पहले आप दूसरे जो अगड़े हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते रहे तो कोई बहुत सेकंड नंबर की पार्टी। अब अगर वो विजय सापला को ट्राई करते हैं और दलित वोटों का थोड़ा झुकाव भी, जो आमतौर पर कांशीराम के जीवित रहते बीएसपी के साथ चले गए थे, अदरवाइज कांग्रेस के साथ ज्यादा रहे, अकाली दल के साथ नहीं आए, तो अगर वो इसको डाइवर्ट करते हैं तो बीजेपी भविष्य के हिसाब से, मुझे लगता है विजय सापला को उन्होंने ट्राई किया है कि हम दलित वोट बैंक को, जो कांशीराम के बाद एक शून्य की स्थिति है, वो बीजेपी के साथ जुड़ता तो फायदा होगा। और कर्नाटक के अंदर येदुरप्पा की पुरानी बैकग्राउंड, बदनामी तमाम के बावजूद लिंगायत वोट के आधार पर कास्ट राजनीति खेली है। देखिए व्यास जी, अब जो अगर आप इसकी बात करेंगे, सुचिता उचिता पारदर्शिता, इससे कोई राजनीति होती नहीं है। अभी ऐसे तो अब उत्तर प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष बने हैं उनके खिलाफ 10-11 मुकदमे हैं, लेकिन उनका कहना कि आंदोलन में तो मुकदमे चलते ही हैं, कोई मैंने डकैती नहीं डाली, कोई मैंने चोरी नहीं की, अगर हम कहीं धरना प्रदर्शन बजरंग दल में काम करते थे, विश्व हिंदू परिषद में करते थे, तो ये राजनीतिक मुकदमे कहलाते हैं, इससे कोई हम अपराधी नहीं हो गए। तो सिमिलरली जो आपने येदुरप्पा की बात की, उन पर भ्रष्टाचार का मामला चला, उनको मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा, लेकिन अंततः वो उसमें क्लीन निकले। अभी येदुरप्पा कहीं आरोपी नहीं है, तो येदियुरप्पा को भले उनका बैकग्राउंड, वो एक ताकतवर नेता है, कद्दावर नेता है, और उनका जो जातीय समीकरण है, वो कद्दावर नेता है, ताकतवर नेता है, वो सब ये जो है कसौटी उसकी जाति की कसौटी, तो जाति की कसौटी में फिर छत्रप की राजनीति या मायावती की राजनीति या नीतीश कुमार की या अजीत सिंह की वो राजनीति ज्यादा हावी नहीं होगी, वो ज्यादा प्रभावी उधर नहीं। उसको कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, उनको काउंटर करने के लिए ही तो व्यास जी, मान लो मायावती पंजाब में जाके दलितों को लुभाती है तो नहीं लुभते। ऐसे ही जो है, अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मैं कुर्मी हूं और उत्तर प्रदेश में कुर्मी 5-7-8% है, वो मेरे कारण आके कुर्मी मेरी गठबंधन के साथ आ जाएंगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशफहमी कोई नहीं हो सकती। ओम प्रकाश चौटाला ने अजीत सिंह को चित्त करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों के लिए खूब प्रयास किया, पर जाट ओम प्रकाश चौटाला के साथ नहीं गए, इनेलो के साथ। तो यूपी में जो कुर्मी है वो या तो समाजवादी पार्टी के साथ है, या भाजपा के साथ है, या बीएसपी के साथ है, मोटे तौर पर 3 दलों बटे हुए। नीतीश कुमार के साथ वो क्यों जाएंगे? नीतीश कुमार को क्या दे देंगे यूपी में? नहीं, लेकिन यूपी के ही संदर्भ में, क्योंकि यूपी महत्वपूर्ण है और निर्णायक होना है आगे, यूपी के अंदर ये जो प्रयोग भाजपा ने किया केशव प्रसाद, क्योंकि और भी कई नाम थे, वरुण गांधी से लेकर 10 जो स्थापित चेहरे थे, स्थापित के बजाय एक नए चेहरे को बना के स्थापित करना, एक उसमें अति पिछड़ों के अंदर एक वो 2-3% वोटों का वो हिसाब बनाना, ये ज्यादा जोखिम भरा नहीं है? नहीं, जोखिम भरा इसलिए नहीं मानता मैं व्यास जी, क्योंकि जो नाम थे वो सब नए चेहरे नहीं थे। अब लोगों को नए चेहरे पसंद आते हैं। आपने देखा कई चुनावों में ये लोगों ने देखा, तो यूपी में जो चेहरे हैं, या तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री जाएंगे नहीं, कल राज्य बुजुर्ग उनको हो गए, कल्याण सिंह राज्यपाल हो गए, जो पुराने चेहरे, ओम प्रकाश सिंह पीट गए, नहीं उसमें तो वरुण गांधी हो गए, ये इस तरह मेहनत आदित्यनाथ, ये भी के नाम पर आप हिंदू मुस्लिम का चुनाव अब वहां नहीं कर सकते। और मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे इस प्रोसेस से ये हो रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वहां नहीं होगा। सांप्रदायिक, उन्होंने नए अध्यक्ष ने बनते ही कह दिया, चुनाव जय श्री राम पर नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव सपा की सरकार की विफलता, भाजपा सरकार की उपलब्धि मोदी की, और दूसरे सामाजिक कारणों पर मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो ये संभव है कि इसके ऊपर हवा बना ले बीजेपी वहां? देखिए जो लोकसभा चुनाव में जो हुआ, बीजेपी हमेशा जीती है, तो एक तरह से भले मंदिर का इश्यू हो या ये हो, वो सांप्रदायिक उसी मुद्दे पर जीती है। देखिए व्यास जी, अगर आप बात करेंगे
2012 में बीएसपी सत्ता में थी, कोई समाजवादी पार्टी की 6 महीने पहले कोई हवा नहीं थी, अचानक चुनाव के मौके पर माहौल बना, एंटी बीएसपी माहौल था। आज भी अगर उत्तर प्रदेश में किसी को दूसरे दल को फायदा होगा तो अपनी सकारात्मक छवि के कारण नहीं होने वाला। वो समाजवादी पार्टी के बारे में अगर लोगों ने धारणा बना ली तो उसका लाभ उठाएंगे। तो उसमें दावेदार ज्यादा होती है। बीजेपी के लोगों से, जो मेरी कई लोगों से अंदर बातचीत होती है, उनका कहना है कि अभी हम बहुत माहौल और हवा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उससे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता है खतरे में। तो अभी वो साइलेंट कहते बूथ स्तर पे हमारा काम चल रहा है। मतलब ये कि बीजेपी एक तरफ से सांप्रदायिक मुस्लिम वोटों को लेकर चिंता में, और उसको काउंटर करने के लिए अपनी एक ये अलग पिछड़ी और वो जाति वाली राजनीति पे जोर देना चाहती है। जो प्रदेश अध्यक्ष बना उसने बजरंग दल में काम किया, विश्व हिंदू परिषद में काम किया, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा का रह चुका है और यंग है, और वो नए दौर की राजनीति करना जानता है। उस नाते मतलब ये जो किया बहुत सोच समझ के और बहुत ठोक बजा कर प्रभावी अमित शाह ने, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के पार्टी महासचिव प्रभारी के नाते रह चुके हैं और सब नेताओं को उन्होंने करीब से परखा है कि कितनी किसकी कैपेसिटी है। तो मुझे लगता है ये नाम कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत इनकी बैकिंग थी तो उमा भारती की इनके पीछे बैकिंग थी, पर अंततः अमित शाह ने देखा कि किसी गुट में नहीं है। वहां दिक्कत ये धर्मपाल सिंह को राजनाथ सिंह का आदमी माना जाता है, किसी को शाही को माना जाता है, किसी को कलराज जी का माना जाता है, किसी को ओम प्रकाश सिंह का। तो ये गुटबाजी से दूर हैं और उनको लगा कि ये मेहनती आदमी है, यंग है, और जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं, जो बेसिकली बीएसपी के साथ चले गए थे। अभी तो बीएसपी को उभरने से नहीं रोकने देना है, तभी आप समाजवादी पार्टी का विकल्प बन सकते हैं। अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।